नमस्कार। आप सबका हस्तक्षेप में स्वागत है। आज प्रवासी मजदूरों को लेकर के कई गंभीर घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और ट्रेन और बसों की व्यवस्था बंद होने की वजह से साइकिल से, बाइक से, रिक्शे से या फिर ट्रकों की मदद से जिस तरीके से भी हो वो अपने गांव तक पहुंच रहे हैं और जिसके चलते सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हादसों की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है कि हादसे क्यों हो रहे हैं, और ना किसी को इस पर अफसोस है। जिन लोगों ने लॉकडाउन लागू किया अविवेकपूर्ण तरीके से और मजदूरों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती है। उत्तर प्रदेश के औरैया के पास एक ट्रक दुर्घटना में 28 मजदूरों के मारे जाने की खबर आ रही है और इसी तरह सागर कानपुर मार्ग के छानबीला थाना अंतर्गत निवार घाटी सेमरा पुल के पास मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया है। उस दुर्घटना में 6 मजदूरों के मारे जाने और 19 मजदूरों के घायल होने की खबर आ रही है। इसी तरीके से उन्नाव और लखनऊ के बीच में भी एक सड़क दुर्घटना की खबर आ रही है जिसमें प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबर आ रही है। इन सारी घटनाओं को लेते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो औरैया का हादसा है उसको हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है, जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई है। क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना रह गया है? इसी तरीके से प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी प्रसपा के नेता शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है कि यूपी के औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। श्रद्धांजलि। आज इन गरीब प्रवासियों के हिस्से में लूटपाट, पुलिस की पिटाई, फटकार, अपमान, भूख और दुर्घटनाएं हैं और मांग सिर्फ यह है कि घर पहुंचा दो। इतनी असंवेदनशीलता क्यों? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है, कोई भूख से मर रहा है, कोई रेल की पटरी पर कट के मर रहा है, तो कोई सड़क पर मर रहा है, लेकिन हर जगह सिर्फ मजदूर मर रहा है। सरकार कभी नहीं बढ़ती क्योंकि उसका जमीर मर गया है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्कर्स फ्रंट यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी मौजूद हैं और साथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रांजल शुक्ल जी हमारे साथ जो है बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनकर जी से बात करते हैं। दिनकर जी, इन घटनाओं पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमलेंदु भाई, ये बेहद दुखद घटनाएं हैं और ये लगातार हो रही हैं। आज अभी मुझे पता लगा कि लखनऊ में एक पति पत्नी कुचल के फिर मर गए। अभी 2-3 दिन पहले मरे थे और आज फिर मर गए। कल औरैया की घटना का आपने जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि इसकी इन सारी घटनाओं के पीछे अगर कोई जवाबदेह है तो वो मोदी जी हैं और मोदी जी की सरकार है। जिस तरह से 4 घंटे का समय देके आपने लॉकडाउन कर दिया, आपने मजदूरों को की जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। और अब आप कह रहे हैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि आप कह रहे हैं कि मजदूरों का मन है इसलिए मजदूर घर की ओर निकल जा रहे हैं। या उत्तर प्रदेश की सरकार का कल का निर्णय कि मैं आपको बता रहा हूं, बुलंदशहर से लेके बहुत सारी जगहों पर लोगों को नोटिस दी गई है और यह कहा गया है नोटिस में, अमलेंदु भाई, कि अगर कोई खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा तो उसके विरुद्ध 188 आईपीसी और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप सोचिए कितनी बुरी हालत हो गई है। मजदूर जानबूझ के ट्रक से नहीं आ रहे हैं, टेम्पो से नहीं आ रहे हैं, साइकिल से नहीं आ रहे हैं। आज आपको मैं बताऊं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो अटैची पे बच्चे को सुला के
महिला ले जा रही थी, जो तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। ह्यूमन राइट कमीशन ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से और जिला अधिकारी आगरा से उस पर जवाब तलब किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश, मैं ये रोकना चाहूंगा कि जिलाधिकारी आगरा का कितना संवेदनहीन बयान आया। बचपन में हमारे पिताजी भी हमको ऐसी सूटकेस पे घुमाया करते थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ह्यूमन राइट कमीशन ने आज इसको टेकअप किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बताइए कि कितने प्रवासी मजदूर हैं जो पढ़े लिखे हैं। मैं सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में दावे के साथ कहता हूं, और जिसमें सबसे ज्यादा लोग आज प्रवासी मजदूर के बतौर हैं, क्योंकि देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में ये जिले आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग ने जो सर्वेक्षण किया है उस सर्वेक्षण में ये बात है, यहाँ रोजगार नहीं है और लोग पलायन करते हैं। ये मूलतः आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं। ये मजदूर जो जाते हैं, आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कराएगा उसको हम लाएंगे। कितने लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करते हैं। आप सीधे सीधे आप लिस्ट मांगते, आप उनको व्यवस्था देते, ले आते, लेकिन आपने इतना भी नहीं किया। और यहाँ आज तो आदेश जो है उसने हद पार कर दी है, कह दिया है औरैया के घटना में जवाबदेही लेने की जगह हत्या का मुकदमा ट्रक के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कायम कर दिया गया है। अब आप सोचिए, अगर कोई मदद भी कर दे मजदूरों की, मजदूर 3 लाख 4 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करके दमनदीप से, गोवा से चले आ रहे हैं ट्रकों में लाद कर। आप अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह अगर कोई मदद भी कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और इनको अब सत्ता से जाना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो है कुछ ज्यादा ही संवेदनहीन हो गई है। और संवेदनहीन जो केवल सिर्फ संवेदनहीन होती तब भी ठीक था, संवेदनहीनता को प्रकट कर रही है और अपनी संवेदनहीनता पे उल्लास मना रही है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है। चलिए खैर, आज के मुद्दे पे और आगे बढ़ते हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जाने का जो अध्यादेश जारी किया था, उसको अब सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है। क्योंकि ये मामला जो था वो हाई कोर्ट में पहुंच गया था और वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मसले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे थे और उनके अधिवक्ता जो प्रांजल शुक्ला जी थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रांजल जी ने इस मसले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बहस की थी और उस पर जो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ थी उसने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और 18 मई उसकी डेट लगी थी। तो उसको जवाब देने से पहले ही सरकार ने जो है वो अपने उस आदेश से वापस घूमने की घोषणा की है। कल हम लोगों ने इस संबंध में खबर भी प्रकाशित की थी। तो हम प्रांजल जी की तरफ चलना चाहते हैं और प्रांजल जी से इसकी जो है कानूनी जो बारीकियां वो समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से वहां प्रांजल जी ने अपना पक्ष रखा दिनकर जी का, ये हम उनसे पूछना चाहेंगे। प्रांजल जी नमस्कार। जी नमस्कार। बस पहले मैं यूपी वर्कर फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक मुहिम निकाली कि ऐसे लोग के लिए जिनकी सुनवाई वास्तविकता में कहीं नहीं होती, वो ऐसे लोग हैं जो हम लोग समाज में उनको दबे हुए लोग कहते हैं। वो लोग हैं लेबर क्लास वर्कर। इस बात को सब भूल जाते हैं कि आज हमारा देश, अगर कोई उद्योग हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही, कहीं न कहीं इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये लोग अपना हाथ खींच लिए, मैं गारंटी साथ कह सकता हूं कि उस दिन हमारे देश की कितनी कंपनीज बंद होती। लेकिन कहीं न कहीं वर्कर, लेबर्स अहमियत देना हमारा समाज, हमारी सरकार भूल जाती है, उनकी जरूरतों को भूल जाती है। मुहिम के तहत जो दिनकर कपूर जी ने मुझे अप्रोच किया और इस बारे में बताया कि ये नोटिफिकेशन ऐसे इशू हुआ है, 8 से 12 घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वेजेस में चेंजेस कर दिए गए हैं, यूपी फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री एक्ट सस्पेंड कर दिया है,
जब मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मुझे भी लगा ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज सरकार बनती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनती है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे मिनिस्टर हो, सबकी कुर्सी संवैधानिक है। जब वो शपथ लेते हैं ये बात कहते हैं कि हम जो भी करेंगे हम संविधान के अनुसार करेंगे, तो फिर ये नोटिफिकेशन बिना कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखते हुए इशू कैसे करें? देखिए, सरकार की किसी भी कार्य को मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, इंडिपेंडेंट एडवोकेट हूं। लेकिन ये बात कहूंगा कि जो भी कार्य करे कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में होगा। 8 से 12 घंटे जो बढ़ाने का ये नोटिफिकेशन था, एक टोटली वायलेशन ऑफ लॉ, कानून के विरुद्ध था, संविधान के विरुद्ध था, आईएलओ कन्वेंशन 1919 के विरुद्ध था। आप वर्किंग आवर कैसे बिना अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, बिना किसी चीज को लागू किए हुए, बिना कानून को फॉलो किए हुए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए? आपने सेक्शन 5 के तहत कहा, हम सेक्शन 5 के तहत पब्लिक इमरजेंसी की बात कहते हुए, इंटरनेट डिस्टर्बेंस की बात कहते हुए आपने नोटिफिकेशन इशू कर दिया। इमरजेंसी है कहाँ? प्रोक्लेम कब हुआ? चलिए ये भी हम हटा देते हैं बात। आपने 8 से 12 घंटे के अमेंडमेंट की पावर कहां से आई? जब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इंडियन गवर्नमेंट का वो आईएलओ कन्वेंशन को फॉलो करता है, तो आप बिना आईएलओ कन्वेंशन को फॉलो किए हुए कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी नोटिफिकेशन उसके दरमियान कैसे इशू कर सकते हैं? आईएलओ कन्वेंशन 1919 में आर्टिकल 2 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो वर्किंग आवर होगी वो 8 घंटे हो। आपने तो सीधे उसको वर्किंग आवर बढ़ा के 12 घंटे करके सीधे उनके रोजगार पे इफेक्ट कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि कोविड-19 का समय है, सबको नौकरी से मत निकालिए, सबको सहायता करनी है, लेकिन आप तो कोविड-19 के समय इतना बड़ा फैसला ले लिए जिसका आपने इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया। मतलब उसका आपने कहा लागू होगा 20 अप्रैल से, 8 मई को इशू किया, 20 अप्रैल से उसका आपने लागू होना बताया। 33% लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस कोविड-19 के पीरियड में, बेरोजगार हो जाएंगे, खाने भुखमरी से मर जाएंगे। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है सरकार को, हम सबको। अगर भुखमरी बढ़ी तो क्राइम रेट उसी के अनुसार बढ़ेगा। बस मेरा यही निवेदन है सबसे, आप जो भी फैसला ले सबसे विचार विमर्श करके, जैसे पार्टीज है, अब जैसे भाई वर्कर के हित में कोई फैसला लेना है, यूपी वर्कर फंड जैसी पार्टीज है जो लेबर के लिए, वर्कर के लिए काम करती हैं, और ट्रेड यूनियन है, उनसे सलाह करिए, समिति बैठाइए, उसके बाद कोई फैसला ले, ताकि सबके हित में फैसला हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे सबका जो है उपकार। लेकिन दिनकर जी, एक सवाल यहाँ ये है कि अब जैसे आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया, अब उस नोटिस का जवाब देने से पहले ही जो है सरकार वो बैक हो गई। जी जी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो है अपनी भद्द पिटने से बचने के लिए एक रास्ता तो निकाल लिया ये, लेकिन अगर ये सरकार जवाब दाखिल करती वहां, तो मुझे लगता है कि ये कानूनी लड़ाई जो थी आगे बढ़ती, तो स्पष्ट रूप से जो था वो आगे के लिए भी सरकारों को एक जो था वो नसीहत मिलती कि इस तरीके से काम नहीं करने हैं, सरकार जो है वो संविधान से ऊपर नहीं है। ये नसीहत जो मुझे लगता है अदालत में अगर इस पर आगे बहस होती तो इस पे होता। तो क्या ऐसी कोई संभावना बनती दिखती है कि सरकार का जो है दाखिल हो जवाब, और उसके बाद भी इस मसले पे आगे बहस होगी? ठीक है, आप वापस हो गए हैं, लेकिन आपने असंवैधानिक कदम उठाया ही क्यों? देखिए अमलेंदु भाई, हमारी जो पिटीशन है उसके 2 पार्ट हैं। एक तो हमने इमीडिएट अफेक्ट के लिए ये कहा था कि ये नोटिफिकेशन आप रद्द करिए, और दूसरा हमने एक बात और भी अपनी पिटीशन में चैलेंज की है कि जो सेक्शन 5 फैक्ट्री एक्ट का है, जिसमें आपने आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए आपने ये अधिसूचना जारी की है, वो सेक्शन 5 को भी अमेंड करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सन 1978 में यह अमेंडमेंट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और फैक्ट्री एक्ट में इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ओमिट कर दिया गया है और इसकी जगह आर्म्ड स्ट्रगल को ला दिया गया है। तो फैक्ट्री एक्ट को वाइज कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेंड करना चाहिए। इसलिए यह अभी लॉजिक और इस पर डिबेट मैं समझता हूं कि हमारी हाई कोर्ट में सस्टेंड करेगी और प्रांजल जी इसको प्लीड करेंगे। ये हमारी आपात स्थितियों की, इसको वह वापस ले। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आपात स्थिति की कोटि का इस्तेमाल करके आप आपात स्थिति जो लगा रहे हैं, ये अपने आप में मजाक है, माने कानून के साथ, ये संविधान के साथ और फैक्ट्री एक्ट के साथ भी मैं समझता हूं कि ये मजाक है। कि हम जो है पंखा की कोटि के हैं और आप उसको पंखा मान लीजिए। अभी आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है इमरजेंसी इंपोज करने का, नाइदर स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मैं एक बधाई देना चाहता हूं प्रांजल जी की मेहनत को, एक युवा होने के बावजूद इतनी मेहनत से उन्होंने ये पिटीशन तैयार की, इसके बुनियाद में गए। और मैं आपके माध्यम से मजदूरों को भी और उन सब लोगों को और विशेष तौर पे हस्तक्षेप को तो जरूर बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 3 दिनों से हस्तक्षेप ने लगातार मजदूरों के सवाल को राष्ट्रीय स्तर पे जगह दी। मेरा मजदूरों से ये निवेदन है कि हस्तक्षेप का जो चैनल है उसको वो सब्सक्राइब करें, बटन दबावें, ताकि और जो हस्तक्षेप के जरिए बहस जा रही है वो बड़े लंबे जगह तक पहुंचे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्कर्स फ्रंट एक प्रतिवाद, राजनीतिक प्रतिवाद का मजदूरों का मंच है। ये उस तरह की ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन नहीं है। और ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन अपने ढंग से काम करें, वो ILO जा रहे हैं, जाएं, हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन वर्कर्स फ्रंट एक राजनीतिक प्रतिवाद का मंच है और उस राजनीतिक प्रतिवाद के मंच के बतौर हमने माननीय न्यायालय में, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप देख रहे थे सरकार संवेदनहीन है, केंद्र सरकार संवेदनहीन है। आप सोचिए, जो प्रांजल जी अभी कह रहे थे, बड़ी रोजगार की बात हो रही है और इस एक्ट को लाके, इस अधिसूचना को लाके आपने 33% एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसकी आपने छटनी कर दी एक झटके में। और आपको मैं बताऊं, 12.5 घंटा वर्किंग आवर है। आप सोचिए कि एक वर्कर घर से चलेगा, अपनी फैक्ट्री पे आएगा, फिर फैक्ट्री से घर जाएगा, एक दिन में कुल मिला के उसको 16-17 घंटे काम करना पड़ेगा। तो हमारे योगी जी आजकल एक बड़ा नारा मैं देखता हूं कि RSS BJP वाले बोलते हैं कि योगी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो 18 घंटे काम करके उन्होंने 2 चीज निकाली। एक तो निकाला कि काम के घंटे 12 कर दिए और दूसरे श्रम कानूनों को स्थगित 3 साल तक करने का फैसला कर लिया। यह प्रांजल जी के माध्यम से जो हमने रिट की है, मैं समझता हूं कि देश के मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा और एक नया रास्ता हम लोगों को दिखाया है। हम सब लोगों को मदद मिली है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं और आज प्रांजल जी राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित व्यक्ति के वकील के बतौर आए हैं सामने। मैं ये शुभकामना उनको नौजवान होने के नाते आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि जनता के हित में अगर वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो एक दिन भारत के बड़े जन पक्षधर वकील के रूप में वो जाने जाएंगे। देश के मजदूरों को आपने जो मदद की है उसके लिए धन्यवाद। और एक बड़ा रास्ता आपने मजदूर आंदोलन के लिए खोला है, जहां चारों तरफ अंधेरा था और मजदूरों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, उसमें आपने रास्ता दिखाया है। और मैं समझता हूं सारे मजदूर आंदोलन के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, मजदूरों से करना चाहता हूं कि आप चिंतित मत होइए।
आपके सहारे के लिए वर्कर्स फ्रंट है, 24 घंटे है। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। और अमलेंदु जी, अध्यादेश अभी तक लाने की हिम्मत योगी जी नहीं कर पाए। 1 हफ्ता बीत गया कैबिनेट की बैठक हुए, और अगर अध्यादेश लाते हैं और वो संविधान विरुद्ध होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रांजल जी, उसको भी हाई कोर्ट में हम लोग चैलेंज करेंगे और लड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, और प्रांजल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत आभार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एक बार पुनः दिनकर जी और प्रांजल जी और हमारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत आभार।